आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी। ये क्यों न्यूज में रहा है, क्या ये होता है, इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, नासा इन 2 सैटेलाइट्स को शट डाउन क्यों कर रहा है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये न्यूज में क्यों है। तो ट्रम्प, जिसको यूएस गवर्नमेंट भी अभी कहा जा सकता है, वो पॉलिसीज बना रहे हैं अलग अलग। उसी के अंतर्गत जो है इन्होंने नासा को बोला कि इन दोनों सैटेलाइट्स को अभी शट डाउन कर दो, बिकॉज इनका कोई काम नहीं है और इनसे जो पैसा है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है और नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए हम लोगों ने ये जो कटौती है वो यहाँ पर करनी है। अभी ये बंद नहीं हुई है, होने की बात की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनके थोड़े से टेक्निकल टर्म्स जो हमें पता होने चाहिए, इनके यूजेस, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले, जैसा इसका नाम भी है, ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी, तो ऑब्जर्वेटरी है जो ऑब्जर्व करती है क्या, कार्बन जो हमारी अर्थ है उसके आसपास एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको अगेन मेन हमारा ये पोल्यूटेंट माना जाता है, या फिर जो ग्रीन हाउस गैस है ये जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है यहाँ पर। तो कैसे हम लोग इसको यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, वो सारी जो भी पॉलिसीज बनती है वो डेटा के आधार पे बनती है। वो डेटा हम कहाँ से इकट्ठा करते हैं, इन्हीं सैटेलाइट से। तो ये आपकी अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं और पहले ये थी, मतलब 3 हैं बेसिकली। ये जो एक है वो 2009 में लॉन्च की गई थी, इसका लॉन्च ही फेल हो गया था। फिर दूसरी और तीसरी 2014 में और 2019 में लॉन्च की गई। अब देखो इनका ना अलग अलग पाथ है। जो ये वाली है ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में घूमती है, आगे दिखाऊंगी क्या होता है। और जो ये है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हमारा, जो वहां से एक रोबोटिक आर्म के थ्रू लगी हुई है। तो ये 2 अलग अलग डेटा सेट्स देते हैं। ये सन के साथ में इस तरीके से सिंक्रोनाइज वे में घूमती है, वेयर एज ये हर 90 मिनट्स में मूव करती है। तो हमारे पास में बहुत सारे डेटा सेट्स जो है वो निकल कर आते हैं। देखो ये है हमारा OCO2 है ये, और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ऐसे रोबोटिक आर्म के साथ लगी हुई है ये हमारी OCO3 है। तो यही है, इनको बहुत सारे टाइटल्स मिले हैं, जैसे इसको आई इन दी स्काई कहा जाता है, जहां से हमें कार्बन का डेटा मिलता है बहुत सारा। कार्बन डेटा नहीं, मतलब एज इन की कार्बन एमिशन, सिंक, आगे बताऊंगी देखो एप्लीकेशन में। एक और चीज जो इसको बोली जाती है कि यहाँ पर ये आपकी कार्बन स्पेस ऑब्जर्वेटरीज जो है अर्थ को ब्रीद करते हुए देखती है। तो ऐसे करके इसको बहुत सारे टाइटल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो फीचर्स एक एक लेके चलते हैं। पर्पस बिल्ड ऑन कार्बन मॉनिटरिंग, ऑब्वियस सी बात है, सबसे मेन जो इसका टारगेट है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस हैं उनको ट्रैक करना। जो भी हमारे कार्बन बजट्स हैं, हमने बहुत सारी टर्म्स हैं ऐसी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारी तो नहीं पढ़ा सकती हूँ ना, कि कार्बन सिंक क्या होता है, कार्बन आपके और क्या क्या चीजें थी, देखो बहुत सारी टर्म्स रहती है। कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, कार्बन स्पेस क्या होता है, कार्बन स्पेस अगर याद हो। तो इसी के अराउंड हमने ये सारी चीजें बनाई है, जैसे कोपनहेगन समिट बनाई थी। मैं सारा एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रही हूँ। तो इसमें क्या बात की थी हमने कि हम लोग को 1700s के बीच में और 2100 के बीच में हम 29 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर 2900 गीगाटन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको यहाँ पर अर्थ में जो है एमिट किया जा सकता है, लेकिन दैट इज द ओनली जो हमारी एक स्ट्रैटेजी है। इसके बाद में और अगर कार्बन गई तो अनहैबिटेबल हमारा जो अर्थ है वो बन जाएगा, समझे। तो ये इस तरीके से ये जो कार्बन वाली टर्म्स है ये आप खुद पढ़ेंगे। तो इन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए कार्बन मॉनिटरिंग यहाँ पर करते हैं। दूसरा आ गया हाई सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी। ये जो ऑब्जर्वेटरीज हैं इनमें जो टेक्नोलॉजी है वो हबल स्पेस का जो हमारा टेलीस्कोप है मेन, उसकी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। जो थर्ड है ना OCO3, वो स्पेयर पार्ट से ही बनाया गया था जो सेकंड वाले के बचे थे। तो इस तरीके से इसमें हबल टेक्नोलॉजी का भी यूज किया। इवेंट ट्रैकिंग 2015 में और 16 में एल नीना जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिला, एल नीनो इफेक्ट देखने को मिला है। और इसका हमने बहुत सारा जो भी एक डेटा है वो भी इकट्ठा किया था और पहले से ये इवेंट्स जो हैं इनको ट्रैक किया इसने, और अकॉर्डिंगली कि हमारा जो क्लाइमेट है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में भी बात की। ठीक, फोटोसिंथेसिस डिटेक्शन, जब भी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें उसको ये मैप कर सकता है, जिसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न्स हो गए। देखो इस तरीके से थोड़ा सा डायरेक्शन आपको मिल जाएगा,
ऐसे करके ये यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं, कितना क्रॉप लग रहा है, कितना प्लांटेशन है। तो फॉरेस्ट मैपिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इसका इस्तेमाल करती हैं। यहाँ से जो यील्ड है एक क्रॉप की उसको भी ये फोरकास्ट करते हैं। साथ ही में हम लोग ड्रॉट रिलेटेड जितनी भी फोरकास्ट है वो भी करते हैं, यानी कि सूखा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हो। फिर लास्ट में आ जाता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, लेकिन इसके लिए भी ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास में डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे हैं। देखो एग्जाम्पल है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक स्टडी क्या है, इसी के ऑब्जर्वेशन का। तो हमेशा जो लंग्स हैं अर्थ के वो कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, है ना। अगर आपको पता है कि किडनीज किसको कहा जाता है तो ऐसे बताना मुझे, ठीक है। तो जो लंग्स हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है, और हमेशा से लगता था कि वो सबसे ज्यादा जो कार्बन को सिंक हैं वो करते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं। वेयर एज जो हमें स्टडीज ने बताया या फिर इस ऑब्जर्वेशन ने बताया वो ये कि ये जो है बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट जो टाइगा, जिसको हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ये सब्सटैंशियली साइमल्टेनियसली ज्यादा कार्बन जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो रेन फॉरेस्ट है वो एमिट भी करना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी एक टर्म रहती है अलग से कि एमिट करने का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से इकोसिस्टम इनसाइट मिलते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंपैक्ट स्टडी हमारे पास में है, ये सारा हमें डेटा यहीं से मिलता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारे पास में 2 सैटेलाइट्स हैं। एक जो है इधर घूमती है जिसको हम लोग सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं, और फिर जो दूसरी है वो हमारा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। उसमें एवरी 90 मिनट्स जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व करती है, अपना डेटा जो है वो कलेक्ट करती है। ठीक, तो ये हमारा बेसिक्स से हो गए। अब आ रहा है कि ये बोल रहा है कि ये मेंटेनेंस जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसकी, तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो नासा ने बहुत सारी और कंट्रीज को भी बोला है, उनको भी इनवाइट किया है इफ़ दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और दूसरी बात जो आती है ये कि इसको लॉन्च करने में जो पैसा लगा था वो थे $750 मिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। वेयर एज हर साल इसको मेंटेन करने में $15 मिलियन लगते हैं। तो अगर इसके कॉस्ट जस्ट टू बेनिफिट या मतलब इसको भी कंपेयर किया जाए तो इतनी बड़ी ज़्यादा कॉस्ट ये है नहीं। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस डज नॉट मेक सेंस। तो बट अगेन क्या है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं। एक तो ये कि कांग्रेस आएगी नेक्स्ट फिस्कल ईयर में तो वो इसको शट डाउन ना करवाए। दूसरी जो आती है कि बाहर से जो कंट्रीज़ हैं, नासा ने रखी है अभी ओपन डेट, तो वो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इस तरीके से ये हमारे छोटे छोटे, क्योंकि बड़ा मिक्स सा आ जाता है। देखो इसमें साइंस भी आ गई हमारी, मतलब टेक वाला पार्ट भी आता है, और साथ में जो है एनवायरनमेंट भी मिक्स हो जाता है। हर एक चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए थोड़ा डिटेल में। ये आपको तभी समझ आएगा जब आप एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे, टेक भी पढ़ेंगे, राइट।